ओके चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमने आने वाले इसके एग्जाम के लिए, तो सीटेट पेपर 1 के लिए आपके लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस हमने शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th की ईवीएस पढ़ेंगे, 6th and 7th की साइंस एंड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एंड 1 to 5th की आपकी इंग्लिश और हिंदी और मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने दोस्तों क्या स्टार्ट कर दी थी। तो कक्षा क्लास 6 एंड 7 की हमने जियोग्राफी यानी कि जियो एंड साइंस शुरू कर दी थी। आप सभी बच्चों को पता होगा, आप सभी दोस्तों को पता होगा, हम 1 by 1 चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी कि जो भारत के अंतर्गत जलवायु है, वनस्पति और वन्य प्राणी है, पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे। वन प्राणी का मतलब ये नहीं कि अलग अलग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में कहां कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, केवल हम उतना पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, ठीक है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ ले, ताकि कभी पूछ भी लिया जाए आउट ऑफ द थिंकिंग करके, तब हम उसकी चीज का आंसर दे पाए। ओके, चलिए तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, जो कि आज का नेक्स्ट टॉपिक कौन से होने वाला है दोस्तों। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है और वन्य प्राणी जो है अलग अलग प्रकार के कहां कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए तो और डिले ना करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के वातावरण के बारे में, भारत के जलवायु के बारे में। तो सभी के सभी बच्चों को पता होगा कि जो हमारा मौसम है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो होने वाला परिवर्तन है उसी के कारण देखने को मिलता है। चाहे इसमें तापमान हो गया हो, वर्षा हो गया हो, सूरज की जो विकिरणें होती हैं, ये सारी की सारी इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो दिसंबर जनवरी के आसपास आपको जो हमारा वायु मंडल है उसके अंदर अधिकतर जो उत्तरी वाला भाग है, नॉर्थ वाला जो भाग है, अधिकतर उसमें क्या देखने को मिलती है, ठंडक का एहसास होता है। और कई इलाकों में तो बर्फ भी गिरती है, कई इलाकों में आपकी अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिलती है, और कई इलाकों में जो ठंडी हवाएं चल रही होती है उसके साथ कपकपी वाली ठंड लेकर आती है। देखा होगा ना आपने। तो जलवायु वर्तन में क्या हुआ, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। या फिर उसी के थोड़ा सा नीचे आओगे मई जून के आसपास, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, मार्च अप्रैल मई के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, बहुत गर्म हवाएं चल रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। या थोड़ा सा और नीचे आओगे समय के साथ, तब आपको थोड़ी थोड़ी नमी वाली हवा देखने को मिलेगी, जो कि अपने साथ क्या लेकर आती है, बरसात लेकर आती है, वर्षा लेकर आती है। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा मौसम है, वो दिन प्रतिदिन में होने वाला जो परिवर्तन है, चाहे वो तापमान में हो, चाहे वो वर्षा के कारण हो, चाहे वो सूरज की किरणों के द्वारा हो, उन्हीं के द्वारा देखने को हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फिगर के द्वारा समझिए, अधिक सूरज की गर्मी पड़ेगी, मतलब किरणें आएंगी, ज्यादा तेज सूरज देखने को मिलेगा तो गर्मी बढ़ेगी, नहीं देखने को मिलेगी तो ठंड बढ़ेगी। देखा होगा ना, ठंडे इलाकों में स्नो वगैरह देखने को मिलती है, या फिर बर्फ गिरने को देखने को मिलती है, या फिर कई इलाकों में बर्फ की जगह पर बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे दिन प्रतिदिन के परिवर्तन देखने को मिलता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से बस इतना समझा रहा हूँ कि परिवर्तन देखने को मिलता कैसे है आपका। अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे सर ये बारिश का मौसम कैसे आता है, शरद ऋतु कैसे आती है, वसंत ऋतु कैसे आती है। तो दोस्तों ज्योग्राफी में एक आपका स्ट्रक्चर होता है अर्थ के बारे में, कि वो सूरज के सामने किस तरीके से आ रखा है। अगर सूरज के सामने पृथ्वी का जो भारत वाला भाग है वो सीधा है तो गर्मी पड़ेगी, टेढ़ा है तो सर्दी पड़ेगी। इस कारण की वजह से मौसम परिवर्तन होता है, जो कि 4 चक्र में देखने को मिलता है, ठीक है। वो 4 चक्र अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहां पर हम मौसम कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बस अभी आपको पता चाहिए कि किस किस समय कैसा कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है मौसम में, ठीक है। तो चलिए एक बार हम सभी के सभी जो मौसम आते हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और किस समय देखने को मिलता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता। चलिए सभी के सभी बच्चे लिखिए, जो भारत के अंदर प्रमुख मौसम है सामान्यतः उनके बारे में। पहला मौसम आप सभी बच्चों को पता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि दिसंबर से लेकर फरवरी के जो माह होता है, कब कोल्ड वेदर सीजन होता है, विंटर सीजन जिसे कहते हैं, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। आप सभी बच्चों को पता है कि पहले जब हम ठंड देखने को मिलते थे वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ठंड देखने को मिल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ठंड सिरकती हुई आगे जा रही है, सरकती हुई आगे जा रही है, ठीक है। तो देखने को क्या मिल रहा है अब हमारा, वो दिसंबर से फरवरी के बीच में ठंड का मौसम देखने को मिलता है। जो कपकपी वाली ठंड देखने को मिलती है वो दिसंबर जनवरी के आसपास देखने को मिलती है, फरवरी में तो काफी अच्छा मौसम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा विंटर सीजन का जो समय होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो किस समय होता है, तो दिसंबर से लेकर फरवरी का जो समय होता है वो कोल्ड वेदर सीजन, जिसे विंटर सीजन के नाम से जानते हैं हम। ओके नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, जनवरी फरवरी खत्म, आ गया मार्च अप्रैल और मई। तो मार्च से लेकर मई तक का, क्या बोला मैंने, मार्च टू मई का जो समय होता है वो क्या, कौन सा सीजन होता है, तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का ऋतु होता है, यानी कि समर सीजन होता है, हॉट वेदर सीजन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए समर सीजन का समय कब होता है, गर्मी का मौसम कब आता है, तो ये 3 महीने अधिकतर गर्मी देखने को मिलती है। कई बच्चे कहेंगे सर जून के आसपास भी बहुत गर्मी देखने को मिलती है, बिल्कुल दोस्तों जून के आसपास गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन कई राज्यों समय जो बारिश होती है वो शुरुआत हो जाती है, इस वजह से वहां पर ठंडक देखने को मिल जाती है नमी की हवा के साथ। ओके, वैसे जो अधिकतर जो समय होता है वो कब होता है, मार्च और मई के आसपास का ही समय देखने को मिलता है, मार्च अप्रैल मई का, ये जो होता है काफी गर्मी वाला समय देखने को मिलता है। तो मार्च से लेकर मई तक का समय कौन सा है, समर सीजन का समय, ठीक है। अगला अगला आप सभी बच्चों को पता है जून से लेकर सितंबर का, जून जुलाई और अगस्त और सितंबर, अधिकतर कई जगह पर बारिश देखने को मिल जाती है जून के मौसम में, कई जगह पर देखने को मिलती है अगस्त और सितंबर के मौसम में। और सितंबर का मौसम तो जाते जाते बहुत ज्यादा बारिश देखा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश का मौसम देखने को मिलता है। तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये जो 4 महीने हैं, इन चारों महीने में कभी आगे कभी पीछे करके आपको बारिश देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। क्या बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे रेनी सीजन भी कहा जाता है, जिसे जून टू सितंबर। इसकी खास विशेषता है, हम जिसके बारे में
में बात करेंगे। यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसे हवाएं चलती हैं, जमीन से समुद्र की ओर या समुद्र से जमीन की ओर, वो हम बात करेंगे, अभी टेंशन ना लीजिएगा उस चीज के बारे में, ठीक है। तो जून से सितंबर का समय कौन सा कहलाता है? रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु का समय कहलाता है। अगला अक्टूबर नवंबर, ये जो समय है, क्या बोला मैंने, अक्टूबर और नवंबर जो समय है, ये समय जो है वो मानसून के लौटने का समय है। क्या बोला मैंने आपका, ये जो समय होता है अक्टूबर से नवंबर का, कई बार आप देख लेते हैं ना अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के आसपास बारिश देखने को मिल जाती है। तो बारिश होती है इसलिए, तो एक बार वो एंट्री करी गेट के अंदर से और वो गेट के अंदर से बाहर निकल रही है, तो इसलिए जब बारिश आती है तो वो आपको देखने को मिल जाती है जून जुलाई अगस्त के आसपास, ठीक है। और जब वो जाती है तो जाते समय भी तो वर्षा करवाएगी ना, जब वो पैर से अंदर गई तो पैर से बाहर भी तो आएगी ना। उसी प्रकार से ये लौटते हुए मानसून का समय कहलाता है, जो कि अधिकतर कहां पर वर्षा करवाता है, तो कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाता है। वो एक अलग टॉपिक है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि लौटता हुआ मानसून जो होता है वो कहां पर वर्षा करवाता है ज्यादा, वो कोरोमंडल तट पर करवाता है सबसे ज्यादा वर्षा, जो साउथर्न वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये चार मौसम आप सही बच्चों को ध्यान रखना है कि सर्दी का यानी कि विंटर सीजन कब आता है, समर सीजन कब आता है, रेनी सीजन कब आता है, और आपका जो मानसून जाने वाला समय होता है वो कब आता है। ओके, चारों के चारों समझ गए, किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते, आगे चलें तो दोस्तों अब एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं शीत ऋतु की। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? पहले विंटर सीजन की। विंटर सीजन का समय जो अभी अभी हमने बात करी थी वो क्या थी? तो दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तीन जो महीने होते हैं वो शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन का समय कहलाता है, ठीक है। ये समय आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इसकी क्या विशेषता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठंडे मौसम में सूरज की जो किरणें होती हैं, वो भारत वाला जो भाग, हम भारत की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा इस बात। ठंडे मौसम में जो पृथ्वी का भारत वाला भाग होता है उसके ऊपर सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिमाण स्वरूप जो हमारा उत्तर भारत है, कौन सा, जो हमारा उत्तर भारत है, उसका जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर उत्तर भारत का ही तापमान क्यों कम होने को देखता है? तो ध्यान रखिएगा जो दोस्तों सूरज की किरणें होती है, मान लो ये सूरज है, ये जो सूरज है, अब मान लो कि जो पृथ्वी हमारी, इसके सामने मान लो हमारी पृथ्वी है, तो जो सूरज की किरणें पड़ती है ना यहाँ से ऐसे, वो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी नीचे सरक जाती है। क्या होती है? पृथ्वी जो है नीचे सरक जाती है, जिसकी वजह से भारत जो है ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पड़ता है और नीचे वाला हिस्सा यहाँ पड़ता है, या फिर ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पड़ेगा, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पड़ेगा। जिस वजह से जो नीचे वाला भाग है हमारा, साउथ वाला भाग है, उसको तो किरणें बराबर पड़ रही होती है पृथ्वी सूरज की, लेकिन नॉर्थ वाला जो भाग है, उत्तरी वाला भाग है, उस पर तिरछी किरणें पड़ने की वजह से जो सूरज का ताप होता है वो सही तरीके से भारत के अंतर्गत उत्तर में एंटर नहीं कर पाता, जिस वजह से तापमान वहां का गिर जाता है। इसलिए इस वजह से तिरछी किरणें पड़ने की वजह से, अब मैं आपको कभी 3D फिगर में जरूर दिखाऊंगा कि भारत में कैसे तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। तो तिरछी किरणें के पड़ने के कारण की वजह से वो जो सूरज की किरणें होती है ना, वो सही तरीके से ताप नहीं बना पाती उत्तर भारत में। फॉर एग्जांपल के रूप में मानिए कि इतना सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन आप सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर कमरे में बहुत सारी लाइट लगी हुई है। तो लाइट देखा जाए तो एक लाइट मेरे नीचे लगी हुई है, क्या है, मेरे सामने नीचे लगी हुई है, जो कि नीचे मेरे फेस पर मार रही है वो लाइट, ठीक है। अब ये जो लाइट हमारे नीचे लगी हुई है, ये लाइट जो है नीचे से ये तिरछा वाला एंगल बना रही है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। अगर यही लाइट मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा तो मेरे सामने आ जाएगी बिल्कुल, जिस वजह से मेरी आंख चौंधिया जाएगी, मैं सही तरीके से पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो मेरे फेस पर सारी रोशनी पड़ेगी, बहुत तेज रोशनी पड़ेगी आंखों पर, तो मैं सही तरीके से देख नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि तिरछी पड़ रही है, तो तिरछी पड़ने की वजह से मेरे पास कम रोशनी दे रही है, और जिस वजह से मैं देख भी पा रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा भी पा रहा हूँ, लेकिन सामने आ जाएगी तो मेरे पर रोशनी तेज पड़ेगी लेकिन दिखाई नहीं देगा मुझे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर तिरछी किरणें पड़ रही होती है, जिस वजह से जो सूरज होता है वो ताप नहीं बना पाता है उत्तर भारत की ओर, नीचे की ओर बना रहता है। जैसे कि लाइट नीचे पड़ी हुई है तो नीचे की ओर मेरी लाइट प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर की ओर वो ताप नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर ज्यादातर ठंड देखने को मिलती है, कहां पर? उत्तर भारत। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख या हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपने बर्फ गिरते हुए देखी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे वहां पर बर्फ गिरनी बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में उससे थोड़ा सा नीचे आओगे यूपी, यूपी में बर्फ नहीं देखने को मिलती, ठंड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ओस बहुत देखने को मिलती है। दिल्ली, धीरे धीरे मध्य प्रदेश आओगे, धीरे धीरे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे गर्मी होती जाएगी। जैसे कि तमिलनाडु वाला इलाका जाओगे वहां ठंड पड़ती नहीं है, बहुत कम ठंड देखने को मिलती है, ठंड देखने को ही नहीं मिलती इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से गर्मी में खूब गर्मी देखने को मिलती है वहां पर, वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, लेकिन ठंड नहीं देखने को मिलती ज्यादा। तो इस वजह से सूरज की किरणें हुई बनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर तिरछी पड़ेंगी तो उत्तर भारत में ठंड जो होगा वो बढ़ जाएगा, तापमान जो होगा वो कम हो जाएगा, जिस वजह से ठंड बढ़ जाएगी, और इस वजह से शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन का समय देखने को मिलता है भारत के अंदर, ठीक है। सही बच्चे समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात थी, तिरछी किरणें की वजह से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अगला है ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन। अब आप सभी बच्चों को पता है कि अब जो है सूरज की किरणें क्या पड़ेंगी, वो सीधी पड़ेंगी। तो गर्मी के मौसम में सूरज की जो किरणें होती हैं वो अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और दिन के समय गर्म एवं सूक्ष्म यानी कि सूखी सूखी हवाएं चल रही होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अधिकतर आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा पानी और प्याज खाने के लिए बोलते हैं ज्यादा, क्यों? ताकि लू से हम लोग बचे हो सके, क्योंकि इस समय जो होता है तापमान जो होता है सीधी करने, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला लाइट अगर अपने फेस की सीधी लेऊंगा तो सीधी सीधी मेरे फेस पर पड़ेगी, तो मेरा फेस का तापमान जो होगा बढ़ जाएगा, अचानक से गर्मी लगने लग जाएगी मुझे। अब गर्मी लगेगी तो क्या होगा, अजीब सा महसूस होगा। तो उसी प्रकार से सर्दियों के दिनों में तिरछी किरणें की वजह से सर्दी पड़ती है, और गर्मियों के दिनों में पृथ्वी जो होता है वो भारत की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की, इस वजह से इस समय ज्यादा क्या देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है। और इसी गर्मी की वजह से दिन के समय जो है गर्म और सूक्ष्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। बात करी जाए कि समर सीजन का आखिर समय कब तक देखने को मिलता है, तो दिसंबर से फरवरी वाला समय देखने को मिलता है। तो जैसे हमारा फरवरी खत्म होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी खत्म हो गया, मार्च का जो समय होगा,
मार्च से लेकर कहां तक, अप्रैल और मई, ये 3 महीने जो होता है वो अधिकतर ठंड देखने को, गर्मी देखने को मिलती है। तो ये कौन सा समय हो गया, तो ये समय हो गया आपका गर्मी का, यानी कि समर सीजन। तो पूछा जाएगा आपसे, तो पता होना चाहिए, सूरज की सीधी किरणें पड़ने की वजह से हमारा जो पृथ्वी का भारत वाला ताप है उसके अंदर तापमान बढ़ता है, जिस वजह से दिन के समय सूक्ष्म और गर्म हवाएं चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो इसी वजह से गर्मी देखने को मिलती है। और ये समय जो होता है पृथ्वी के ऊपर कब होता है भारत के अंदर, तो वो होता है दोस्तों अपना मार्च से लेकर मई तक का। ओके, तो ये 2 सीजन हमने अच्छे तरीके से समझ लिए, विंटर और समर। अब आगे चलते हैं, यहां से इतने क्वेश्चन नहीं बनते आपके, बनेंगे अगले 2 वाले से। सभी के सभी बच्चे नोट डाउन करिए। अगला इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर वर्षा का मौसम। क्या बोला मैंने आपका, साउथ वेस्ट मानसून या फिर रेनी सीजन, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब आप सभी बच्चों को पता होगा इसका समय क्या है। तो जैसे ही वो मार्च, अप्रैल और मई वाला समय खत्म हुआ, उसी हिसाब से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो समय होता है, ये समय कहलाता है हमारा मानसून का, यानी कि वर्षा का समय, यानी कि आपका रेनी सीजन कहलाता है। तो जून से लेकर सितंबर के आसपास आपको बहुत भारी वर्षा देखने को मिलती है भारत के वायुमंडल के अंतर्गत। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है हमारा जो भारत है वो ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत देखने को मिलता है, इस वजह से हमारे यहाँ पर वर्षा काफी अच्छी देखने को मिलती है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। क्या बोला मैंने आपका, यह है मानसून का आने और आगे बढ़ने का समय होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप सभी बच्चों ने सुना होगा पूर्वा हवाएं, यानी कि पूरब की ओर बहने वाली हवाएं। आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब भी पूरब की ओर हवाएं बहती है ना, तो बादल वगैरह देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी मानसून आता है तो पूरब की ओर से आपको बहने की ओर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, नीचे से केरला से होते हुए मानसून आता है और धीरे 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 पीछे से और वेस्ट बंगाल की ओर से घुसता हुआ देखने को मिलता है और आगे की ओर बढ़ता है, फिर वापस लौटते समय जैसे हिमालय से टकराता है तो फिर वापस उसी रास्ते से लौटता हुआ वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए पूर्वा हवाएं क्या लेकर आती है, वर्षा लेकर आती है। बड़े बुजुर्ग कहते भी थे, यही इसके पीछे रीजन भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो मानसून होता है ना, ये आने का समय होता है और साथ ही साथ आगे बढ़ने का समय होता है मानसून का। ठीक है, कौन सा, जून से लेकर सितंबर का समय। इस समय जो पवन होती है ना, वो बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर जब भी ये जो आपका समय है जून से लेकर सितंबर का, मानसून आने का समय, तो इस समय मानसून के आने का समय, रेनी सीजन के दिन जो हवाएं चलती हैं वो बंगाल की खाड़ी से कहां चलती है, अरब सागर की स्थल की ओर बहती है। तो समुद्र से, क्या बोला मैंने आपका, समुद्र से जमीन की ओर बहती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब वर्षा का आने का समय होता है, रेनी सीजन का समय होता है, जो पवनें होती है वो किस तरफ चलती हैं, तो वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जल से जमीन की ओर चलती है। क्यों, क्योंकि देखो बंगाल का खाड़ी क्या है, समुद्री पूरा इलाका, जली जल है। अरब सागर क्या है, जली जल है। वो बात अलग है कि वो पूर्व में है और ये पश्चिम में है। ठीक, अब दोनों के साथ स्थल यानी कि जमीन का चलती है, चाहे गुजरात वाली हो चाहे वेस्ट बंगाल वाली हो, तो समुद्र से जमीन की ओर हवाएं बह रही हैं। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा, मानसून का आने का समय जो होता है, उस समय जो पवनें चलती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जमीन की ओर चलती है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके लेटेस्ट एग्जाम में, दोबारा पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वह अपने साथ नमी भी लाती है और जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है, वर्षा होती है। आप सभी बच्चों को पता है, वर्षा एक जो बादल बनते हैं तो बादल उठकर ऊपर जाते हैं और संघनन के द्वारा जब ये बादल पर्वतों से टकराते हैं, माउंटेन से टकराते हैं, तब जाकर ये वर्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पवनें हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए ये हमारा गुजरात वाला भाग है, ये हमारा नीचे वाला भारत है। क्या ये हमारा, वो नीचे वाला, मैंने ऊपर वाला पार्ट नहीं बनाया, नीचे वाला केवल भारत बनाया, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो आपका क्या है, अरब सागर है और ये क्या आपका बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। आप सही बच्चों को लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो इस समय जो पवनें होती हैं, इस समय जो हवाएं होती हैं दोस्तों, तो ध्यान रखें कैसे बहती हैं, तो इस तरह से बहती है, इस तरह से, इस तरह से बहती है, वो स्थल से ऐसे बह रही होती है। ठीक है, ऐसे बह रही होती हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, जो हवाएं हैं वो समुद्र से होती हुई स्थल की ओर जा रही है। कैसी हो रही है, समुद्र से होकर, चाहे वो अरब सागर से जा रही हो चाहे वो बंगाली खाड़ी से जा रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हवाएं जो होती है पूर्व से होकर बह रही होती है। कहां से, पूर्व से, और जब ये पहाड़ों से टकराती है तब अलग अलग जगहों पर जाकर ये पवनें वो वर्षा करवाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है समुद्र से उठती हुई हवाएं स्थल की ओर बहती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए कि इस समय जो विंड ब्लो करती है, यानी कि हवाएं जो बहती हैं, वो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल जो है उसके और से टुवर्ड द लैंड, लैंड की ओर, जमीन की ओर बहती है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हवाएं देख रहे हो कैसे बह रही है, समुद्र से स्थल की ओर बह रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले दोस्तों, तो आगे आता है आपका मानसून के लौटने का समय। क्या होता है, मानसून का लौटने का समय। अभी अभी हमने बात करी कि जो मानसून आने का समय होता है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है, और मानसून का लौटने का समय जो होता है वो अक्टूबर एंड नवंबर होता है। ये क्या होता है, लौटने का समय होता है। क्या होता है, लौटने का समय होता है, जिसे शरद ऋतु कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय जो पवन होती है ना, वो स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मैंने क्या बोला, पहले जो हवाएं बह रही थी वो समुद्र से स्थल की ओर बह रही थी, लेकिन अब जो हवाएं बहेंगी वो स्थल से समुद्र की ओर बहेंगी। कैसे, दोबारा समझाता हूं, दोबारा हम इस फिगर के ऊपर आते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा निचले वाला भारत है, मान लो इतना क्या हमारा ये भारत। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो हवाएं बहेंगी ना वो इस तरफ से बहेंगी, वो यहां से आएंगी, वो ऐसे बहेंगी। अब ये ठीक है, ऐसे बहेंगी, पहले ऊपर जा रही थी अब नीचे
नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, पहले जिस दरवाजे से गई उसी दरवाजे से अब ये बाहर में आ रही है। तो अब जो है पहले कहां से निकलेंगी हवाएं? तो टकराएंगी कहां से? पहाड़ों से। तो स्थल के वाले भाग से, कहां से? स्थल वाले भाग से लौटकर दोबारा बंगाली खाड़ी में, स्थल वाले भाग से बैठकर ये बंगाली खाड़ी है, तो दोबारा बंगाली खाड़ी में आ जाएगी और धीरे धीरे नीचे कोरोमंडल तट आएगी और कोरोमंडल तट से वर्षा करवाती है। सबसे ज्यादा वर्षा करवाती है कोरोमंडल तट पर, लौटता हुआ मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो पवनें होती है वो स्थल से लौटकर कहां जाती है? बंगाली खाड़ी, समुद्र की ओर बहती है। और यह मानसून के लौटने का समय होता है और भारत के दक्षिण भाग, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है? वर्षा होती है। और यही नीचे वाला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन बने यहाँ से कि लौटता हुआ मानसून में जो हवाएं चलती है वो किस ओर से बहती हुई चलती है? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और इस समय जो है मानसून लौट रहा होता है, तो इस वजह से जो ये मानसून लौटने का जो समय होता है, दक्षिण वाला भाग जो होता है तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, ये जो कोरोमंडल तट वाला भाग होता है, इस पर विशेषकर बहुत ज्यादा वर्षा कराती है ये। ठीक है, इसलिए इसको लौटते हुए मानसून का समय बताया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को विशेषकर पता होना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूं यहाँ तक के दोनों के दोनों समय समझ में आ गए होंगे, मानसून आने का समय और मानसून लौटने का समय। चलिए आगे चलें। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहां होती है? तो दोस्तों मेघालय में एक स्थित है, क्या है? तो मैसिनराम जगह है एक, वहां पर वर्षा देखने को मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक समय ऐसा था कि जिस समय चेरापूंजी नाम की एक जगह थी, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने, लेकिन वो केवल एक बार ही हुआ था। अधिकतर जो सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है वो मैसिनराम में देखने को मिलती है, जिसे मौसिन राम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेंशन ना लीजिएगा, अभी जो पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मेघालय राज्य के मौसिन राम में देखने को मिलती है। ओके, चेरापूंजी का नाम नहीं देखने को मिलेगा ऑप्शन में। और पूछा जाएगा कि वर्षा जो होती है वो केवल ना के बराबर या नहीं होती है, वो कहां देखने को मिलती है? तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर इलाके में, बहुत गर्म इलाका देखने को मिलता है ये, यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है बल्कि नहीं ही होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है और सबसे कम या ना के बराबर वर्षा कहां होती है, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम वर्षा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों मानसून 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 कर रहे हैं सब। ये मानसून जो शब्द है ये आखिर आया कहां? तो दोस्तों ये आपकी एक भाषा होती है अरेबियन भाषा, जिसे हम अरबी भाषा भी कहते हैं। तो उस अरेबियन शब्द, उस अरबी भाषा के एक शब्द है जो कि कौन सा है? तो वो है मौसिम। मौसिम शब्द से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है मौसम। तो अगली बार आपसे जब भी पूछा जाएगा कि मानसून शब्द जो है वो किस भाषा से शब्द लिया गया है, तो ये अरबी भाषा यानी कि अरेबियन जो वर्ड है, अरेबियन लैंग्वेज है, उससे एक मौसिम नाम का शब्द है, उस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है मौसम। और आप सही बच्चों को पता होगा कि भारत की जो स्थिति है ना वो अधिकतर किसके आसपास है? तो उष्ण कटिबंधीय इलाका है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस वजह से जो हमारा भारत है ना उसमें अधिकतर वर्षा देखने को मिलती है, मानसून पवनें देखने को मिलती है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन होता है उस इलाके में अधिकतर जो देखने को मिलती है भारी वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा भारत भी क्या है? ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय इलाके के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारे भारत में वर्षा अधिकतर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो हमें वनों की आवश्यकता क्यों? अभी हमने केवल बात करी कि हमारा जलवायु क्या है, अब बात कर लेते हैं हमें वन, यानी कि जो हमारे जंगल वगैरह है उसकी हमें क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता? ठीक है, आप सही बच्चों को पता होगा कि सबसे ज्यादा मेन रीजन तो वृक्षों का होना ये है कि वृक्ष जो होते हैं वो इंसानों के द्वारा जो छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वृक्ष सोख लेते हैं, और वृक्ष जो है एक नई गैस हमें देते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेकर ही हम लोग जीवित हैं। पहला रीजन तो ये है, इसलिए हमें वृक्ष चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि हम अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते हैं, हम जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई अन्य जीव जंतु हो, हम उनके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, ये सारे कहां से मिलते हैं? हमें किसी न किसी पदप या पौधे से ही मिलते हैं, किसी पेड़ से ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं पौधों की बदौलत ही जीवित हैं। ये हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमें वनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी बात को एक बार हिंदी में सभी के सभी बच्चे लिख लीजिए कि वन जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक। क्यों लाभदायक है? क्योंकि ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कौन? पेड़। पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे द्वारा जो छोड़ी गई गैस है, और ऑक्सीजन जो पेड़ छोड़ रहा है उसको हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा वायुमंडल का जो ताप होता है ना वो ठंडा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो वायुमंडल का ताप है वो गर्म होता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि कम से कम जो भी भाग है लैंड एरिया उसका 30% कम से कम तो क्या होना चाहिए? 30 वैसे 33% होता है, लेकिन 30 भी मान सकते हो, कम से कम वनों से ढका होना चाहिए, जंगल से ढका होना चाहिए, तभी जो है वो ऑन एन एवरेज सही चलेगा वो देश। ठीक है, नहीं तो उस पर किसी अलग अलग प्रकार की क्या देखने को मिलेगी? तापमान बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आजकल हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इसी कारण की वजह से ही बढ़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गैस में अलग अलग प्रकार की गैसेज होती हैं जो गर्मी बढ़ाती है, दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है। पहले जो थे वृक्ष ज्यादा थे, बारिश वगैरह समय पर होती थी, अब वृक्ष कम हो गए, बारिश वगैरह समय पर देखने को नहीं मिलती, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो पेड़ होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमें जीवित रखने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जिसकी वजह से तापमान कम होता है पृथ्वी का और ठंडी बनी रहती है पृथ्वी। और साथ ही साथ में पेड़ पौधे जो उसकी जो मिट्टी के अंदर जड़ें होती है ना वो मिट्टी को क्या करके रखती है? बांध कर रखती है। अगर पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर नहीं रखेंगे तो आपने देखा होगा अधिकतर पहाड़ी इलाकों में मिट्टी खिसक जाती है, भूसंकलन आ जाता है। क्यों आ जाता है? वहां पेड़ की कमी देखने को मिलती है। पेड़ होगा तो वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप अपने घर में कभी भी एक मिट्टी का कटोरा लीजिएगा और उसके अंदर एक घास उगा दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, घास उगा दीजिएगा। कुछ समय बाद है ना आप उस घास को पकड़ के खींचिएगा, उस कटोरे में से मिट्टी की पूरी निकल आ जाएगी, घास नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि उस घास में पूरी की जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ लेते हैं। अब वहीं पर उस मिट्टी को आप बिना जड़ लगाए हुए, बिना घास लगाए हुए बाहर निकालिएगा, मिट्टी को फैलकर गिर जाएगी। तो जड़ें जो होती है पेड़ों की वो मिट्टी को बांध कर रखती है, भूसंकलन से बचाती है, अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाती है। ठीक है, और तथा इसी प्रकार वह मिट्टी का क्या करती है? आपर्दन को रोकते हैं, यानी कि एक स्थान से कटकर मिट्टी जगह दूसरी जगह पहुंच जाती है, चली जाती है, भूसंकलन आ जाता है, उस चीज से हमें वो बचाती है। इसलिए हमें पेड़ पौधे यानी कि हमें वनों की आवश्यकता है।
तो पूछा जाएगा आपसे कि हमारे लिए वन क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले तो वन्य प्राणी यानी कि वाइल्ड लाइफ। अब कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस किस इलाके में क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जंगली गधे, जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, जैसे कि शेर, जैसे कि हाथी, जैसे कि चीता, ये देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बाघ जो है आप सही बच्चों को पता है हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। अगर दोस्तों अगर किसी भी बच्चे को, बाघ को नहीं कह रहा मैं, शेर को कह रहा, लॉयन को कह रहा, जिसे आप बब्बर शेर कहते हो उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप उसको प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हो, मैं इस टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉयन की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी बच्चे को प्राकृतिक आवास यानी कि नेचुरल वेन्यू से देखना है तो आप जाइए गुजरात के गिर वन में। वहां पर आपको एशियाई जो शेर है वो आपको नेचुरल यानी कि अपने जंगलों में आसपास घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे और आराम से उनको आप प्राकृतिक आवास में उनको देख सकते हो। अलग अलग सफारी चलती है वहां पर। ठीक है, साथ ही साथ में हाथी तथा एक सींग वाला गैंडे। एक सींग वाला गैंडा बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही बच्चों को पता होगा असम के अंदर कांजीरंगा नेशनल पार्क है। तो असम के अंदर जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर भारत के अंतर्गत एक सींग वाले गैंडे, जिसे राइनो बोलते हो आप लोग, वो देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो राइनो के एक सींग वाले गैंडे के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर हाथी होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, घूमते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में कि हाथी जो होंगे वो केरला में भी देखने को मिल जाएंगे, कर्नाटका में भी देखने को मिल जाएंगे। आप देखा होगा तो वहां पर लोग इसे पालते हुए भी दिखाई दे जाते हैं आपको। ठीक है, तो आगे चले तो ऊंट। आप सही बच्चों को पता है ऊंट जो है रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसलिए ऊंट कहां मिलेगा आपको, रेगिस्तानी तथा राजस्थान में देखने को मिलेगा। और वहीं पर ही जंगली गधा की बात करी जाए, वाइल्ड लाइफ की बात करी जाए, तो दोस्तों केवल वो एक ही है, वो है कच्छ के रण। अगर आप गुजरात के कच्छ रण में जाओगे तो वहां पर आपको जंगली गधे देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा भी गया था, आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली गधे जो होते हैं भारत में केवल एकमात्र जगह पाए जाते हैं, वो जो कि कौन से हैं, वो कच्छ के रण है। ठीक है, साथ ही साथ में जंगली बकरी होगी, हिम तेंदुआ हो गया और भालू, ये भी सारे के सारे आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। और हिमालय का क्षेत्र ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो क्षेत्र है वो हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जंगली बकरी जो एक सींग वाली होती है, पहाड़ों पर चढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी आपको, जंगली बकरी हो गया, हिम तेंदुआ हो गया और भालू हो गया। तो ये कितनी आदि, ये सारे के सारे कहां देखने को मिलेंगे, तो हिम वाले क्षेत्र यानी कि हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। अगर आप देखोगे अलग अलग गूगल करके तो आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त दूसरे जो जानवर है जैसे कि बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय हो गया, चीतल हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारे भारत देश में अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको मेन ध्यान रखना है एक सींग वाला गैंडा, साथ ही साथ में जो प्राकृतिक आवास में अगर शेरों को देखना है तो कहां देखना है, या फिर आपसे पूछा जाए जंगली गधे कहां पाए जाते हैं या हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है, तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी के सही बच्चों को सारे के सारे पॉइंट आउट क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं, ये सारी की सारी चीजें वही इंग्लिश में है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को क्या कर सके, संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे वन्य जीव है उनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अलग अलग जो बोल सकते हो आप लालची लोग हैं उनका शिकार करते हैं, चाहे हाथी के दांतों के लिए होगा हो, कस्तूरी हिरण की खुशबू के लिए हो गया हो, बब्बर शेर की उनकी खालों के लिए, बाघों को उनकी खालों के लिए, दांतों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए मार दिया जाता है। तो इन चीजों की संरक्षित करने के लिए हम अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, तो उसको हम मनाते हैं क्या, तो उसको मनाते हैं हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में। ओके, तो पूछा जाए वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है प्रवासी पक्षियों से। आप सही बच्चों को पता होगा, अगर आपने लेटेस्ट एग्जाम देखा होगा तो आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटी पक्षी जो कि काफी लंबा सफर तय करके भारत के अंतर्गत प्रवास करने के लिए आती है वो कौन सी पक्षी है, तो ये देखो, ये है पक्षी, छोटी सी होती है, केवल 15 ग्राम की, बिल्कुल छोटी सी होती है। आप 10 रुपए की नमकीन लेने जाते हो ना, 10 ग्राम नमकीन देता है तो 5 ग्राम और बढ़ा लो, 15 ग्राम की होती है। तो काफी लंबा सफर तय करके भारत के अंतर्गत आती है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि उस समय उसमें काफी सर्दियां बढ़ जाती हैं, वहां रह नहीं पाते, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्म इलाका ये ढूंढ रहे होते हैं, तो भारत के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्या नाम होता है दोस्तों, इसका हल्का सा छोटा सा नाम है, क्या नाम है अभी हम बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ पक्षियां जैसे कि पिंटल बतख, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। जो पिंटल डक होती है ना, ये भी क्या है, प्रवासी पक्षी है। क्या है, प्रवासी पक्षी है जो कि भारत के अंतर्गत प्रवास करने के देखने को आने को मिलती है। फ्लेमिंगो, आप सही बच्चों को पता होगा प्रवासी पक्षियों के अंदर सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी देखने को मिलता है ये फ्लेमिंगो, जो कि एक तरीके से व्हाइट और हल्का गुलाबी कलर का देखने को मिलता है, और इसी की चोंच में छानने वाली प्रणाली होती है। समुद्र के पानी या जो भी गंदा पानी होता है उसके अंदर अपनी चोंच को डालकर छान लेता है और सही प्रकार की चीजें जो इसको खानी होती है वो खाकर निकल लेता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि किस पक्षी की चोंच के अंदर छानने वाली प्रणाली होती है, तो फ्लेमिंगो की चोंच के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ में लिटिल स्टिंग हो गया, जो कि हम ईस की बात कर रहे हैं। ये जो लिटिल स्टिंग होता है ना, वो सर्दियों के मौसम में हमारे देश यानी कि भारत के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबसे छोटी लिटिल स्टिंग जिसका वजन केवल 15 ग्राम होता है, कितना होता है, केवल 15 ग्राम होता है। ये आर्टिक, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कहां से, तो आर्टिक रीजन से, आर्टिक क्षेत्र से 8000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत के अंतर्गत आती है प्रवास करने के लिए। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, देख सकते हो केवल 15 ग्राम की पक्षी और 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत के अंतर्गत आती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो आर्टिक वाला प्रदेश होता है वहां पर काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, जिस वजह से ये लोग वहां पर रह नहीं पाते, ये जीव वहां रह नहीं पाते, पक्षी वहां रह नहीं पाते, और भारत के अंदर आकर ये प्रवास करते हैं और अंडे वगैरह देते हैं। ठीक है, वहां पर कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वापस ये लौट जाते हैं। ओके, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी पक्षी जिसका केवल 15 ग्राम ही वजन है, वो 8000 किलोमीटर दूर तय करके हमारे भारत में आती है प्रवास करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए।
चलिए, समझ गए सभी के बच्चे यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के। चलिए अब देख लेते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बोला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अभी अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों कि विच इज द एरिया विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व में जो सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है दोस्तों, वो हमारे कहां पर? मेघालय राज्य के मोनसिनराम में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहां पाए जाते हैं। तो अभी अभी हमने बात करी थी, जंगली बकरी हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, ये अधिकतर हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया इन द हिमालय रीजन, वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र हवाएं कहां बहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बोला, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय होता है वो मानसून आने का समय क्या होता है? आने का समय होता है। पूछा जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आने का होता है या फिर जाने का होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था आने का समय होता है। तो यहाँ पर जो हवाएं बहती है वो कैसे बहती है? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर या पठार से समुद्र की ओर। तो सीधी सीधी सी बात है, नीचे से ऊपर की ओर हवाएं बहा रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। तो समुद्र से स्थल की ओर तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सी टू लैंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। आप सही बच्चों को पता है, अभी अभी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था। किस किस बच्चों को इस चीज के बारे में ध्यान है? मैंने आपको दो चीज बताई थी। पहली चीज आपको मैंने बताई थी कि हवाएं जो होती है वो दक्षिण पश्चिम वाला जो मानसून होता है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सी यानी कि समुद्र कहते हैं, वहां से बहती हुई कहां जाती है? लैंड यानी कि स्थल की ओर जाती है। एक छोटा सा फिगर भी बनाया था मैंने आपके लिए। ये छोटा सा फिगर बनाया था मैंने आप लोगों के लिए, और मैंने आपको बोला था यहाँ से जो हवाएं बहती हैं वो इस प्रकार से बहती हुई जाती है। इस प्रकार से हवाएं बहती हुई देखने को मिलती है। तो ये कहाँ है? तो ये देखो सी है, ये समुद्र है, और ये क्या है? ये लैंड है। तो लैंड की ओर बहती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, लौटते हुए मानसून में ये विपरीत हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। तो जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड, वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए आगे चलो। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि आर्टिक वाले रीजन से भारत आता है। तो अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों, ठंड बढ़ने के कारण की वजह से 8000 किलोमीटर का सफर तय करके ये भारत के अंतर्गत आती है प्रवास करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? तो स्टिंग, छोटी जलरत कहते हैं, यानी कि लिटिल स्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया। ओके, चलिए समझ गए सभी के सही बच्चे? आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये जो हमने लेक्चर शुरू करें क्लास 6 एंड 7, क्या शुरू करें? ज्योग्राफी एंड साइंस, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आज हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 3 करा है और अच्छी तरीके से हम समझते हुए चल चुके हैं कि वायुमंडल क्या है भारत का, जलवायु क्या है, वायु वनस्पति क्या है या फिर वन्य प्राणी क्या है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई। तो इसी सीरीज को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और यही क्लास 6 एंड 7 का जो हम साइंस एंड जियोग्राफी पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम सीरीज बढ़ाते हुए चलेंगे और आपका जल्दी ये पूरा का पूरा कोर्स फिनिश देखने को मिलेगा। कौन सा? एनसीईआरटी वाला। देन फिर हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के सभी बच्चों को धन्यवाद।